अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने देखना है हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस, कि रिएक्शन कैसे होता है। इस टॉपिक के अंदर दो मेन टर्म्स हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट और एक एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि पूरा टॉपिक ही इन्हीं दो टर्म्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये दो टर्म्स समझाना चाहूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट क्या है। इसके लिए मैं डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेता हूँ। ये आपके सामने एक स्लोप है, यूं कह लें कि एक पहाड़ी है और ये एक बॉल है। आप इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाते जा रहे हैं और ये बॉल ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि ये बॉल वहाँ टॉप पे पहुँच जाएगा। इस पोजीशन पे आके अब बॉल के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से बॉल वापस पीछे की तरफ भी मूव कर सकता है और यहाँ से आगे की तरफ भी मूव कर सकता है। इस वक्त बॉल जिस स्टेट के अंदर है, जिस हालत के अंदर है, ये बॉल की ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। जैसे ही इसके ऊपर ज़रा सी फोर्स लगेगी ये बॉल आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट की समझ आ गई आपको। अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। इस बॉल को ट्रांजिशन स्टेट तक लाने के लिए जितनी एनर्जी लगी है उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गई एक्टिवेशन एनर्जी भी। ये हमने डेली लाइफ से एग्जांपल ली थी। अब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक रिएक्ट नहीं किया, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्टेंट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं हमारे पास। अब सबसे पहले रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड्स टूटेंगे। बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट्स को एनर्जी मिलेगी तभी बॉन्ड ब्रेक होंगे। अच्छा, आप रिएक्टेंट्स को एनर्जी देते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि कुछ ना कुछ बॉन्ड्स टूट चुके होंगे रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के कुछ ना कुछ बॉन्ड्स बन चुके होंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट्स के पहले सारे बॉन्ड्स टूटेंगे उसके बाद प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स बनने शुरू होंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स बन भी रहे होते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आके रिएक्टेंट्स के कुछ बॉन्ड्स टूट चुके होते हैं और प्रोडक्ट्स के कुछ बॉन्ड्स बन चुके होते हैं। ये स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होती हैं, दोनों का मिक्सचर मौजूद होता है। और जब रिएक्टेंट्स के दरमियान सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो प्रोडक्ट्स के दरमियान भी बॉन्ड्स बन चुके होंगे। इस सूरत हाल में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगी। अच्छा देखिए, अगर आपने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज करना है तब भी आपको ट्रांजिशन स्टेट का सामना करना पड़ेगा। रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। इसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स में आना चाहते हैं तब भी आपको ट्रांजिशन स्टेट में से गुजरना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स भी ट्रांजिशन स्टेट तक आने के लिए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक क्या कहती है? A reaction take place when the reactant molecules collide with each other to give a transition state। कोई भी रिएक्शन उस वक्त होता है जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये आपस में टकराते कैसे हैं। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हम यहाँ पे एक फर्जी रिएक्शन देखते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट A2 है, दूसरा रिएक्टेंट B2 है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनती है 2 मोल्स AB के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिफोर मिक्सिंग। अभी आपने रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स नहीं किया। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे होते हैं। पूरे कंटेनर के अंदर वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो हम कहते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होती ड्यू टू द मोशन है। हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी चीज़ के अंदर उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो तेज़ी से मूव करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो ज़रा आहिस्ता मूव करेंगे। मूव करते हुए वो आपस में भी टकरा रहे होते हैं, वो कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकरा रहे होते हैं जिसके अंदर वो मौजूद होते हैं। बिफोर मिक्सिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स को मिक्स करने से पहले वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, उनकी कोई एक खास डायरेक्शन नहीं होती। सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
वो आपस में भी एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकरा रहे होते हैं। Kinetic energies possessed by these molecules are not the same. इन molecules की kinetic energy सेम नहीं होती, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। कोई तेज़ मूव कर रहे होते हैं, कोई आहिस्ता से मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ molecules हैं जिनकी kinetic energy 1 है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कुछ होंगे जिनकी एनर्जी 2 होगी, कुछ की 3 होगी, कुछ की 4 होगी, कुछ की 5 होगी। अगर हमने इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमें इनको प्लस करना पड़ेगा सबको। इन सब को प्लस करके हम 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये इनकी एवरेज निकल आएगी। जितने नंबर्स हों उनको प्लस करके उतने पे ही डिवाइड कर देना, इसको कहते हैं एवरेज निकालना। टोटल 5 नंबर्स हैं तो 5 पे डिवाइड कर दें। जब आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा 15 को 5 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कम होती है और कुछ की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। लेकिन जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। बहुत थोड़े होंगे जिनकी एनर्जी 1-2 होगी और बहुत थोड़े होंगे जिनकी एनर्जी 4-5 होगी। ज़्यादातर की एनर्जी 3 होगी। मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, बट अ फ्यू पोजेस मोर देन एवरेज एनर्जी। लेकिन कुछ होते हैं जिनके पास एवरेज एनर्जी से कुछ ज़्यादा होती है, वाइल येट अदर्स पोजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और इसी तरह कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। ठीक हो गया। द मॉलिक्यूल्स विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी मे आल्सो बी कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, उन मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट व्हेन द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर मिक्स्ड टुगेदर। अच्छा, पहले रिएक्टेंट्स अलग अलग थे, हमने उनको मिक्स नहीं किया हुआ था। अब हमने उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या होगा? ऑल दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। तमाम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देंगे। द collision which result by colliding molecules having average or less than average kinetic energies may not be able to produce any result। अच्छा, अब इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, फॉर एग्जांपल 3 अभी हमने पीछे बताई है। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम एनर्जी होगी, यानी कि 1, 2। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी या उससे कम होगी, जब ये आपस में टकराएंगे तो इनका टकराव कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये कभी भी ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर कौन से मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे ट्रांजिशन स्टेट तक? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि 4, 5। जब इनके दरमियान टकराव होगा तो ये टकराव हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। यही मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाएंगे। बट व्हेन द टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बोथ द रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर, जब दोनों रिएक्टेंट्स के एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स वही हैं जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, 4, 5। तो उनके टकराव से क्या होगा? दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट। जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, तो टकराने से क्या होगा? दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट। तो सिर्फ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स ही ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाएंगे। जिनके पास एवरेज या उससे कम एनर्जी होगी वो ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, जबकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एवरेज से ज़्यादा एनर्जी होगी वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएंगे। ये हैं जी दो रिएक्टेंट्स A2 एंड B2। जब आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे, मिक्सिंग से पहले A और A के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, इसी तरह B और B के दरमियान बॉन्ड मौजूद है। जब इनके एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होगा, टकराव होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएंगे।
ये इक्वेशन हम एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के लिए लिख रहे हैं। जब ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है तब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ बॉन्ड्स टूट चुके होते हैं और प्रोडक्ट्स के दरमियान कुछ बॉन्ड्स बन चुके होते हैं। यही स्टेट ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। ये वो स्टेट होती है जिस पे रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होती हैं। मिक्सचर होता है दोनों का। जब इनको थोड़ी सी और एनर्जी मिलती है तो ए और ए के दरमियान भी बॉन्ड टूट जाता है, इसी तरह बी और बी के दरमियान भी बॉन्ड टूट जाता है। रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड्स अब मुकम्मल तौर पे टूट चुके हैं। जब सारे के सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो प्रोडक्ट बन जाती है AB प्लस AB। 2 मोल्स AB के बन जाएंगे। ठीक हो गया, आ गई समझ यहाँ तक। नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्टेट एंड एनर्जी प्रोफाइल। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम the transition state either returns to the reactants or to the products। बिल्कुल थोड़े टाइम बाद या तो ट्रांजिशन स्टेट वापस रिएक्टेंट्स की तरफ आ जाती है या फिर वो प्रोडक्ट्स की तरफ चली जाती है। The progress of the reaction can be shown in the form of the following energy diagram drawn between the path of the reaction and the energy of the reactants and the products। ट्रांजिशन स्टेट का रिएक्टेंट्स की तरफ आना या प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाना, इसको हम एक डायग्राम की शक्ल में देखते हैं। ये वो डायग्राम है। अभी रिएक्टेंट्स यहाँ पे हैं। जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स टकराते 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 ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँच जाएंगे, अब यहाँ से रिएक्शन वापस रिएक्टेंट्स की तरफ भी आ सकता है और यहाँ से आगे प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा सकता है। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पे पहुँच के इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए जितनी एनर्जी लगी है वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। वाई एक्सिस पे आपने एनर्जी ली हुई है, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने पाथ लिया हुआ है, रास्ता। अगर आप रिएक्टेंट्स वाली साइड देखें और प्रोडक्ट्स वाली साइड देखें, आपको रिएक्टेंट्स थोड़े से ऊपर नज़र आ रहे हैं। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है जबकि प्रोडक्ट्स आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ट्रांजिशन स्टेट तक तो जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लेकिन प्रोडक्ट्स की तरफ आते 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 इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज हो गई कि वो रिएक्टेंट से भी नीचे चली गई। मतलब कि ज़्यादा एनर्जी खारिज हो चुकी है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी ज़्यादा खारिज हो वो रिएक्शंस कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये वाली डायग्राम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रही है। देखिए ना, डेल्टा H नेगेटिव में आ गया क्योंकि एनर्जी ज़्यादा खारिज हुई है रिएक्टेंट्स की निस्बत। तो डेल्टा H यानी कि इंथाल्पी नेगेटिव आ गई है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनकी इंथाल्पी नेगेटिव में आ जाए, ऐसे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। उम्मीद है ये डायग्राम आपको क्लियर हो गई होगी। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। The energy of the transition state is higher than that of reactants or products। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट्स से भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा है। ये आपको इस ग्राफ से नज़र आ रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट सबसे ऊपर है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज द बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर बीइंग क्लीव्ड प्रोग्रेसिवली। क्योंकि रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए अपने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं और बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। यही वजह है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रांजिशन स्टेट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट रिप्रेजेंटिंग इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट्स की एनर्जी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी, इनके दरमियान जो फ़र्क होता है वो फ़र्क इंथैल्पी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। इनके दरमियान फ़र्क आ गया ना, तो जितना भी फ़र्क है वो इंथैल्पी कहलाता है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो पीछे जो आपको अभी डायग्राम दिखाई है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। ये जो डायग्राम है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की है। इसमें अगर आप देखें तो रिएक्टेंट्स नीचे हैं और प्रोडक्ट्स ऊपर हैं। रिएक्टेंट्स को एनर्जी मिलती गई ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गए। अब यहाँ से आगे बॉन्ड्स बनने हैं। बॉन्ड्स बनने के दौरान एनर्जी खारिज होती है, तो एनर्जी खारिज होती जाएगी, एट द एंड प्रोडक्ट बन जाएगी।
अब यहाँ पे इतनी एनर्जी खारिज नहीं हुई जितनी रिएक्टेंट्स के पास थी। रिएक्टेंट्स की एनर्जी तक पहुँचने से पहले ही प्रोडक्ट बन चुकी है। अब इन दोनों का अगर आप फ़र्क देखें, रिएक्टेंट्स की एनर्जी का और प्रोडक्ट्स की एनर्जी का, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्योंकि ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वो खारिज नहीं हुई जितनी पिछले केस में हो गई थी। इन दोनों का फ़र्क जब आप लेंगे तो वो प्लस में आएगा, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी प्लस में आ जाएगी। ऐसे रिएक्शंस जिनकी इंथैल्पी प्लस में होती है, ऐसे रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। क्लियर हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम भी। इसके बाद है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास कि अगर हम उनको रिएक्शन के अंदर डाल दें तो रिएक्शन तेज़ हो जाता है, जल्दी प्रोडक्ट बन जाती है। ये सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, इनका काम सिर्फ ये होता है कि रिएक्शन को तेज़ कर देना। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को तेज़ कर दें, फास्ट कर दें और वो खुद रिएक्शन के अंदर हिस्सा ना लें, वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज ना हो, ऐसे सब्सटेंसेस को कैटलिस्ट कहा जाता है। ये रिएक्शन के एंड पे हमें बिल्कुल वैसे ही मिल जाते हैं जैसे हमने डाले थे, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। A catalyst is defined as the substance that increases the rate of a chemical reaction. Catalyst ये वो substance है जो rate of reaction को तेज़ कर देता है without itself undergoing any permanent chemical change. इसके अंदर कोई chemical change नहीं आता। एग्जाम्पल्स हैं कैटलिस्ट की। निकल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू गिव बनस्पति घी। ये आगे चल के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करके बनस्पति घी बनाया जाता है। तो उस रिएक्शन के अंदर निकल जो मेटल है ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होती है। प्लाटिनम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में प्लाटिनम कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। क्लोरीन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट प्रमोटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। ओजोन को तोड़ने के लिए क्लोरीन कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। अब इस कैटलिस्ट का रिएक्शन के रेट पे क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। एन एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन तेज़ हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज इट चेंजेस द पाथ एडाप्टेड बाय द रिएक्टेंट्स। पीछे हमने डायग्राम देखी ना एक, जिसमें रिएक्टेंट्स नीचे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो रास्ता उन्होंने फॉलो किया है, कैटलिस्ट उस रास्ते को चेंज कर देते हैं। वेयर बाय द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज सब्सटेंशियली डिक्रीज्ड। कैटलिस्ट डालने से रिएक्टेंट्स ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगे। तो कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी हासिल हो जाती है। As a result, more reactants are now able to be converted into product molecules. जब ट्रांजिशन स्टेट नीचे आ जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लगेगी। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कम एनर्जी थी, फॉर एग्जांपल 2 थी, अब वो भी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स के अंदर भी चेंज हो जाते हैं, एंड हिंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अब क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। ये डायग्राम है। अभी जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला था तो रिएक्टेंट्स ने कौन सा पाथ फॉलो किया? ये वाला। यहाँ तक पहुँचने के लिए रिएक्टेंट्स को ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, लेकिन जब आप कैटलिस्ट डाल देते हैं तो रिएक्शन का पाथ चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है। पहले रिएक्टेंट्स ये बड़े वाला रास्ता इख्तियार कर रहे थे, लेकिन जब हमने कैटलिस्ट डाला तब रिएक्टेंट्स ने ये वाला रास्ता इख्तियार किया। कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब इतनी एनर्जी चाहिए। पहले ये वाले मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी ज़्यादा थी ये तो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गए थे, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी कम थी वो पहले प्रोडक्ट तक नहीं पहुँच पा रहे थे। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से ये वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब जो आपके सामने ये डायग्राम है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। आपकी ना एक बॉक्स एक्सरसाइज है जिसमें कहा गया है कि आप एक ऐसी डायग्राम बनाएं जिसमें एनर्जी ना तो खारिज हो रही है ना ही जज़ब हो रही है, यानी कि जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स की है उतनी ही एनर्जी प्रोडक्ट्स की भी है। तो आपने ऐसे ही बना देनी है, जहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं वहीं से शुरू करके वहीं तक ही आपने प्रोडक्ट्स बना देनी है। प्रोडक्ट्स ना तो रिएक्टेंट से ऊपर हों ना वो रिएक्टेंट से नीचे हों। ठीक हो गया?
इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा एंड हो गया है। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, घबराना नहीं है, फ़ौरन आपने कमेंट करके पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आगे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और उनसे चैनल को भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।